हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं परमाणु एवं अणु जो हमारा चैप्टर है उसके अभ्यास के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन है वो आपको क्या दे रखा है कि 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरोन युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 ग्राम बोरोन तथा 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। हमें यह बताना है कि कितने प्रतिशत उस पूरे 0.24 ग्राम ऑक्सीजन और बोरोन के उस यौगिक के नमूने में कितने प्रतिशत तो आपका बोरोन है और कितने प्रतिशत आपका जो है ऑक्सीजन है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे बोरोन का प्रतिशत संगठन कैसे निकालेंगे। ऊपर तो लिखेंगे जो बोरोन की मात्रा है और नीचे लिखेंगे कुल जो उस नमूने की मात्रा है। ऊपर तो किसकी मात्रा होगी, बोरोन की मात्रा, और नीचे होगी नमूने की कुल मात्रा। नमूने की कुल मात्रा मतलब जो टोटल उसका सॉल्यूशन है। अब बोरोन कितना है इसमें 0.096 और डिवाइड में है हमारा 0.24। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा हमारा और ये कितना बचेगा 40% बच जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 40% बोरोन। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन अगर बात करें तो ऊपर किसकी मात्रा आएगी, ऑक्सीजन की मात्रा, और नीचे आएगी नमूने की कुल मात्रा। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो जाएगी 0.1144 इतनी है हमारी, और नमूने की कुल मात्रा हमारी है 0.24। तो और गुणा में क्या आएगा इसके, सॉरी यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम इसको प्रतिशत में बदल रहे हैं, तो इसकी गुणा की जाएगी 100 से, तब इसका आएगा 40%। और उसी प्रकार अगर हम देखें तो 0 पॉइंट अगर इसको करेंगे तो गुना में 100 आ जाएगा और ये कैंसिल होकर हमारा कितना बच जाएगा 60%। और कुल कितना आ जाएगा 60 और 40 100% पूरा सोल्यूशन था हमारा। ठीक है, तो ये आ जाएगा पहले के बार में। अब दूसरे पे चलते हैं। देखिए शाबाश, कि 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यानी 3 ग्राम जब कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो 11 ग्राम वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तब बताना है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। हम एक बात जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ध्यान दीजिएगा, जब कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो अगर कार्बन का मान लीजिए जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान, वो होता है 12, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा 32। ठीक है, ग्राम में ले रहे हैं एक बार कुल, कि कार्बन कुल कितना था 12 ग्राम, मतलब 12 ग्राम कार्बन और ऑक्सीजन अगर 32 ग्राम है तब जाकर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन अनुपात देखते हैं, अनुपात लेते हैं तो आता है, अनुपात लेंगे तो आएगा 3:8। मतलब 3 ग्राम अगर कार्बन लें तो 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी और तब जाकर बनेगा हमारा 8 और 3 टोटल 11 ग्राम। जैसे यहाँ पर टोटल बनेगा 44 ग्राम, तो उसी प्रकार यहाँ कितना बचेगा 11 ग्राम। हम इसकी बात कर रहे हैं, ये इसका अनुपात से लिया गया है कि 3 ग्राम अगर कार्बन लें तो 8 ग्राम उसमें ऑक्सीजन मिलेगी, तो 11 ग्राम हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, तो बीच वाले को एक बार भूल जाइए आप। तो उसी प्रकार अब उसने बोला कि यदि 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तब क्या होगा, तब भी 11 ग्राम ही मिलेगी, क्योंकि हर एक 3 ग्राम कार्बन के लिए 8 ग्राम की जरूरत है। अगर ये 6 ग्राम हो जाता तो ये 16 हो जाती डबल। ये अगर आपका मान लीजिए ट्रिपल हो जाता कि 9 ग्राम हो जाता तो ये भी ट्रिपल हो जाती उतनी ही। ठीक है, 24 ग्राम। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि हर 3 ग्राम में कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, 8 ग्राम ऑक्सीजन का यूज करके 11 ग्राम ऑक्सीजन बनती है। तो मतलब 50 ग्राम में से 3 ग्राम कार्बन ने 50 ग्राम में से 8 ग्राम तो मिलाकर 11 ग्राम तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना दी।
और जो 42 ग्राम है वो ऑक्सीजन हमारी क्या बच गई, एक्स्ट्रा बच जाएगी, क्योंकि ये इतनी ऑक्सीजन थी, क्योंकि उसमें से सिर्फ उसने 8 ग्राम ऑक्सीजन लेके 11 ग्राम जो है बना दी थी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसके बारे में था। आगे बढ़ते हैं। बहुपरमाणुक आयन किसे कहते हैं, उत्तर बताना है हमें। बहुपरमाणुक आयन, बहुपरमाणु का मतलब बहुत सारे परमाणु, परमाणुओं से मिलकर बना हुआ। तो यानी कि हम ऐसे बताएंगे, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक परमाणुओं का समूह, परमाणुओं का समूह जिस पर नेट आवेश, या फिर हम लिख सकते हैं जिस पर आवेश विद्यमान होता है या होता है, बहु परमाणु आयन कहलाता है। यानी एक ऐसा आयन होगा, आयन का मतलब उस पर आवेश होगा, लेकिन कैसा आयन, जिसमें बहुत सारे परमाणुओं का मिलकर एक समूह होगा और उस पर नेट आवेश होगा। जैसे देखिए CO3 कार्बोनेट का होता है, इस पे टोटल होता है 2 माइनस का। SO4 इस पे भी होगा 2 माइनस का। ठीक है, OH इस पे होगा माइनस सिर्फ। तो इस पर हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपके परमाणुओं का समूह है, ये परमाणु है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, इसमें सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, इसमें ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन के 1 परमाणु है, लेकिन उन पर एक नेट आवेश है और इनका ये समूह है, तो इसको बोला जाएगा बहुपरमाणुक आयन। आगे बढ़ते हैं। अब चौथा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। रासायनिक सूत्र लिखने हैं हमें, बिल्कुल आसान है, मैंने आपको बताया था। मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं। मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg से, क्लोराइड यानी क्लोरीन से बनता है Cl से। इस पर आवेश होता है 1 माइनस का, इस पर आवेश होता है 2 प्लस का। तो इसकी हम ऐसे कर देंगे कि इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम तो रहेगा 1, लेकिन क्लोरीन कितने हो जाएंगे, 2। तो ये आ जाएगा इसका मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला। बी की बात करते हैं, अगर हम देखें तो कैल्शियम क्लोराइड, Ca, क्लोराइड के लिए वही क्लोरीन, क्लोरीन पर -1, कैल्शियम पे प्लस का 2, और क्या बनेगा CaCl2। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कॉपर नाइट्रेट की। देखिए नाइट्रेट के लिए मैंने आपको बताया था कि NO3, ठीक है, सल्फेट के लिए SO4, कार्बोनेट के लिए CO3, ये चीजें मैंने आपको बताई थी। तो क्या हमारा कॉपर का नाइट्रेट है, कॉपर का, कॉपर मतलब Cu, नाइट्रेट का होता है NO3। NO3 के ऊपर टोटल चार्ज होता है हमारा, कॉपर के ऊपर होता है 2 प्लस का, और NO3 के ऊपर होता है -1 का। तो जैसे ही ये बनाएंगे तो ये बनेगा कॉपर NO3 सारे के ऊपर 2, तो ये बनेगा कॉपर नाइट्रेट। क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट। अगले बात करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की। एल्यूमिनियम क्लोराइड देखिए डी, एल्यूमिनियम क्लोराइड तो Cl, एल्यूमिनियम के ऊपर +3, क्लोराइड के ऊपर -1। तो जैसे यहाँ पर हमने ऐसे किया, सेम यहाँ पर कर देते हैं। मतलब एल्यूमिनियम कितने होंगे, 1 होगा। देखिए मैंने बताया सिर्फ आवेश यहाँ पर लिख रहे हैं, प्लस माइनस संख्याएं देखनी हमने सिर्फ। एल्यूमिनियम 1 होगा और उसमें क्लोराइड के यानी क्लोरीन के कितने होंगे, 3 हमारे परमाणु होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं यहीं पर चौथा जो हमारा, पांचवा जो हमारा बचता है ई पार्ट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम के लिए Ca, कार्बोनेट के लिए मैंने आपको बताया था CO3। कैल्शियम के ऊपर होता है 2 प्लस का, कार्बोनेट पे होता है सारे पे 2 माइनस का, और ओवरऑल सारा क्या हो जाएगा, कॉमन CaCO क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि ये दो ऐसे नहीं लगाएंगे नीचे, जब सेम हो जाते हैं तो सेम के सेम कैंसिल कर देते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं CaCO3। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। अब हम बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की जो आपको दे रखा है। हमने इन यौगिकों के तत्वों के नाम बताने हैं। ठीक है, तत्वों के नाम बताने हैं और बताना है कि ये क्या होगा। जैसे देखिए पहले बुझा हुआ चूना, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। क्या होगा,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये होगा बुझा हुआ चूना। बी की बात करते हैं, तो देखिए शाबाश, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसका फॉर्मूला होता है HBr, H से हाइड्रोजन और Br से ब्रोमाइड, तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड का हमारा ये डायरेक्ट ही हो गया। सूत्र लिखने हैं हमें इनके सिर्फ। आगे देखिए, बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा जिसे हम बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही लिखते हैं हम वैसे केमिकल में भी। ये देखिए, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम बाई कार्बोनेट, या तो ये लिखेंगे, बाई आता है इस हाइड्रोजन के लिए, या फिर हम लिखेंगे सोडियम, अगर बाई ना लिखें तो बीच में लगा दीजिए हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हो जाएगा हमारा टोटल। ठीक है, फिर बात करते हैं डी पार्ट की, जो आपको डी में दिया गया है, पोटेशियम सल्फेट। इसका तो वैसे ही दिख रहा है कि केमिकल नेम भी यही है, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम होता है के, और सल्फेट के लिए मैंने आपको बताया था SO4, और यहाँ पर लगेगा K2SO4। क्यों लगेगा? क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि पोटेशियम पे चार्ज होता है 1 और सल्फेट पे होता है 2 माइनस का, तो 2 हो जाएंगे पोटेशियम यानी कि K, और सल्फेट रहेगा 1, तो ये हो गया पोटेशियम सल्फेट। तो ये थे इनके फॉर्मूले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि छठे क्वेश्चन की, जिसमें हमें दिया गया है हमें इनके मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना है, यानी मोलर द्रव्यमान हमें निकालना है। तो देखिए, ए पार्ट हमें दिया गया है, मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट देखिए, आपको दो द्रव्यमान दिए जाते हैं, एक तो होता है आणविक द्रव्यमान और एक होता है मोलर द्रव्यमान। बस इतना फर्क है, आणविक द्रव्यमान को पीछे लिखते हैं U और मोलर द्रव्यमान के पीछे लिखते हैं G। बस इसमें और कुछ भी नहीं करना, तो हम ऐसे लिखेंगे, पहला दिया गया एथाइन, तो हम लिखेंगे एथाइन का मोलर द्रव्यमान किसके बराबर हो जाएगा? जो एथाइन में दिया गया सारा कुछ, कार्बन हमारे 2 हैं, एक कार्बन का होता है 12, तो 2 का हो जाएगा 2 से गुना, प्लस एक हाइड्रोजन का होता है 1 और 2 है तो 2 से गुना, टोटल हो जाएगा 12 की 2 से गुना कीजिए 24, और प्लस में 2 की 1 से गुना कीजिए 2, ये हो गया 26। बस यहाँ पर क्या लगा देना आपने? ग्राम लगा देना है, क्योंकि U लगाएंगे तो आएगा इसका आणविक द्रव्यमान, और अगर G लगा देंगे तो ये आ जाएगा इसका मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका मोलर द्रव्यमान। बी पार्ट की बात करते हैं, सल्फर अणु S8, सल्फर के 8 अणु अगर हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, सल्फर अणु का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? देखिए, एक सल्फर का कितना होता है? एक सल्फर का होता है 32, तो 8 अणु परमाणु हैं इसके अंदर, एक अणु के अंदर 8 परमाणु हैं, एक का होता है 32, तो 8 का क्या हो जाएगा? 8 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 256 ग्राम। कितना हो जाएगा? 256 ग्राम, क्योंकि ये मोलर द्रव्यमान है। सी पार्ट की बात करते हैं, फॉस्फोरस अणु आपको दिए गए हैं P4, यानी कि फॉस्फोरस के एक अणु है जिसमें 4 परमाणु होते हैं फॉस्फोरस के, तो उसका हमें मोलर द्रव्यमान निकालना कितना होगा? तो देखिए, हम लिखेंगे फॉस्फोरस का मोलर द्रव्यमान। अब वैसे आपको दिया ही गया है कि फॉस्फोरस का परमाणु द्रव्यमान इतना है, परमाणु द्रव्यमान अगर ये है तो मोलर द्रव्यमान कितना होगा? बस इसके ग्राम ही लगाना है। तो एक फॉस्फोरस का होता है 31, तो हमें कितनों का निकालना है? पूरे एक अणु में कितने हैं? 4 है ना, तो P4 का निकालना है हमें, तो हम ऐसे निकालेंगे, ऐसे P4 का निकालना है टोटल, तो P4 के लिए 4 से कर देंगे गुना, तो ये आ जाएगा हमारा 124 ग्राम। क्या आ जाएगा? 124 ग्राम। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं डी पार्ट। हमें क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो हम लिखेंगे HCl का मोलर द्रव्यमान कैसे होगा, एक H है दूसरा Cl है, हाइड्रोजन का होता है एक, और हाइड्रोजन भी कितना है, एक है। क्लोरीन का होता है 35.5, और क्लोरीन कितनी है, एक है, तो एक से गुणा कर देंगे। टोटल देखिए, एक की एक से गुणा एक, बीच में प्लस, 35.5 की एक से गुणा 35.5, टोटल हो गया ये 36.5, और क्या लगा देंगे हम इसके ग्राम। तो इतना आ जाएगा हमारा मोलर द्रव्यमान। तो ये हो गया इनके बारे में। अब आता है ई पार्ट। ई में हमें दिया गया है नाइट्रिक अम्ल, HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल। तो HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान, का मोलर द्रव्यमान, मोलर की बात आ जाए तो सिर्फ ग्राम में, इतना याद रखिएगा। तो मोलर द्रव्यमान निकालिए। H एक है, इसका एक ही होता है, प्लस नाइट्रोजन का होता है 14, लेकिन नाइट्रोजन एक है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 3 है। तो ये हो जाएगा एक गुणा एक एक, 14 की एक से गुणा 14, प्लस 16 की 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 48। तो ये कितना आ जाएगा हमारा टोटल, 63 ग्राम, 63 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। इनका हमें द्रव्यमान निकालना है, सिंपल है बिल्कुल। ए पार्ट हमें दिया गया, एक मोल नाइट्रोजन परमाणु। अगर एक नाइट्रोजन परमाणु का दिया होता तो हम कैसे लिखते, उसका जो परमाणु होता उसके पीछे यू लगा देंगे तो वो हो जाएगा। तो एक अगर मोल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब मोलर द्रव्यमान है, तो सीधी सी बात है, एक मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान सिंपल है, सिर्फ नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन परमाणु की बात है ना, नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है हमारा 14। तो 14 है तो ये कितना हो जाएगा, 14 ग्राम हो जाएगा बस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 14 ग्राम, क्योंकि हमें हमें इसमें क्या लगाना होगा, ग्राम लगाना होगा सिर्फ। फिर बात करते हैं 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु। एल्यूमिनियम के परमाणु 4 मोल हैं, तो 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु का हमें द्रव्यमान बताना है। तो हमें दिया भी गया एल्यूमिनियम परमाणु का द्रव्यमान 27 होता है। तो हम ऐसे लिखेंगे 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, एक, देखिए एक मोल निकालना तो मतलब क्या करना है, सिर्फ उसका परमाणु द्रव्यमान के ग्राम लगाना है। तो एल्यूमिनियम का कितना दिया गया आपको, 27 होता है। तो 4 मोल है तो 4 के लिए क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 28, यानी 108 ग्राम, यानी इतने ग्राम क्या होगा, उस एल्यूमिनियम के परमाणु का द्रव्यमान होगा। 4 मोल जो एल्यूमिनियम के परमाणु होंगे उनका द्रव्यमान टोटल होगा 108 ग्राम। सी पार्ट देखते हैं, 10 मोल सोडियम सल्फाइड। देखिए तो हम कैसे लिखेंगे, 10 मोल सोडियम सल्फाइड, पूरा नाम लिख दीजिएगा, का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, सिंपल, इसका जो द्रव्यमान होगा वो इसका मोलर द्रव्यमान होगा, और 10 मोल के निकालना है तो 10 से गुणा। तो पहले देख लेते हैं, 10 से तो गुणा होगी, ठीक है, पहले हम निकाल लेते हैं, इसके लिए निकाल लेते हैं एक मोल का, एक मोल का। तो एक मोल का कैसे निकालेंगे, सोडियम हमारे 2 हैं, एक सोडियम का होता है 23, तो दो का हो जाएगा 23 गुना 2। सल्फर का, सल्फर का कितना होता है हमारा, ये हमारा हो जाएगा 32,
और प्लस में ऑक्सीजन हमारे 3 है, एक का होता है 16, तो गुना में 3 सोल्व कर लीजिए। 23 गुना 2 हो गया 46, प्लस में कितना हो गया 32, प्लस में कितना हो गया 48, टोटल कितना हो जाएगा 16 पावर लगी 1 4 और 1 5 और 3 8 और 4 12, 126 ग्राम। लेकिन ये तो आया 1 मोल सोडियम सल्फाइड का, लेकिन हमें कितने का निकालना है 10 मोल सोडियम सल्फाइड का। तो हम लिख देंगे 10 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान। बस क्या करेंगे, इसके 1 मोल वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 10 से, तो ये आ गया 1260 ग्राम। इतना ग्राम क्या होगा उसका द्रव्यमान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा आता है मोल में परिवर्तित कीजिए, यानी हमें इनमें मोल निकालने हैं, मोलों की संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। मोलों की संख्या निकालने का क्या सूत्र है, मोलों की संख्या निकालने का सूत्र है कि दिया गया द्रव्यमान ऊपर और नीचे उसका मोलर द्रव्यमान। तो हम कैसे निकालेंगे देखिए, पहले हम निकालेंगे ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस में O2 यही होता है हमारा, यानी कि ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं, परमाणु होते हैं। तो मैं ऐसे लिखेंगे ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान, का मोलर द्रव्यमान। अब मोलर द्रव्यमान के लिए क्या बताया था, सिंपल उसके सिर्फ ग्राम लगाना है। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन के लिए 2 से मल्टीप्लाई, यानी ये आ गया 32 ग्राम। और हम निकालेंगे मोल की संख्या कि कितने मोल होंगे। 12 ग्राम ऑक्सीजन में पूछा है ना कितने मोल होंगे, मोल की संख्या, ऑक्सीजन के मोल की संख्या कैसे आएगी, ऊपर आएगा जो दिया गया द्रव्यमान है, दिया गया कितना है 12 ग्राम में बताना है, और नीचे आएगा जो उसका मोलर द्रव्यमान है, खुद का मोलर द्रव्यमान कितना है 32 ग्राम है। तो ये हमारा हो जाएगा कैंसिल होकर, हम कैंसिल कर सकते हैं इसको 3 पे और इसको 8 पे, तो ये आ जाएगा 0.375। इतने मोल हमारे क्या होंगे, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में इतने मोल हमारे होंगे। ठीक है, बी पार्ट की बात करते हैं। अब हमें बताना 20 ग्राम जल में कितने मोल होंगे, यानी 20 ग्राम जल में कितने मोल होंगे जल के। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले हम निकालेंगे जल का मोलर द्रव्यमान, क्योंकि उससे डिवाइड करते हैं, किसके बराबर होगा, यानी H2O का। और H2O में एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2 से मल्टीप्लाई, एक ऑक्सीजन है तो उसका 16, तो ये हो गया 18 ग्राम। ठीक है, अब हम निकालते हैं मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। और उसके लिए मैंने क्या बताया गया, दिया गया द्रव्यमान वो तो ऊपर और जल का मोलर द्रव्यमान नीचे, कि जितना जल दिया गया वो तो ऊपर और उसका मोलर द्रव्यमान नीचे। दिया गया कितना है, दिया गया है 20 ग्राम, तो 20 ऊपर और इसका 18 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये 10 और ये आ जाएगा 9, तो आ गया 10/9 यानी 1.11 मोल। इतने मोल क्या होंगे आपके इसमें जल में, जो है जल के 20 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे, 1.11 मोल होंगे। पीछे मोल लिख लीजिएगा। सी पार्ट, सी पार्ट की बात करते हैं। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में हमें क्या बताना है, मोलों की संख्या बतानी है। तो हम क्या निकाल लेते हैं पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना है, मोलर द्रव्यमान। तो बताइए मोलर द्रव्यमान कितना है, ये हमारा हो जाएगा एक कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 के लिए 2 से गुना, यानी हो गया 12 प्लस में 32 बराबर में 44 ग्राम। और हमें बताना कितने में है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, तो हम लिखेंगे मोलों की संख्या, कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या। जो दिया गया है वो ऊपर और जो मोलर द्रव्यमान है वो नीचे,
ये आ जाएगा 1/2 यानी 0.5 मोल इसमें होंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए शाबाश। 9th हमारा क्वेश्चन है कि निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। हमें द्रव्यमान बताना है कितना होगा। 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, तो हम निकाल लेते हैं 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान। या तो हम ऐसे लिखेंगे 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान का मतलब क्या है कि 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान का मतलब है ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान। वो कितना होगा, उसके खुद के ही द्रव्यमान के सिर्फ ग्राम लगा देंगे तो ये हो जाएगा 16 ग्राम। लेकिन हमें कितने मोल का, ये आया 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का, हमें निकालना है 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का। तो हम ऐसे लिखेंगे 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान बराबर 16 गुना में 0.2, तो कितना आ जाएगा 3.2 ग्राम। बस, तो 0.2 में कितने होंगे, 3.2 ग्राम होंगे। उसके बाद बात करते हैं बी पार्ट की। 0.5 मोल जल अणु, तो हम निकाल लेंगे 1 मोल जल अणु में जल का द्रव्यमान, कि 1 मोल अगर जल के अणु हैं तो उनमें जल का द्रव्यमान कितना होगा टोटल, जो जल के सिंपल द्रव्यमान के बराबर होगा, ग्राम लगाएंगे। तो इसका होता है, जल होता है हमारा H2O, 2 हाइड्रोजन है, एक का एक, तो 2 के लिए मल्टीप्लाई 2 से, ऑक्सीजन का 16 हो गया 18, तो यह 18 ग्राम। हमें निकालना कितनों का है, 0.5 मोल का, तो हम लिखेंगे 0.5 मोल जल अणु में जल का द्रव्यमान। कितना हो जाएगा, 18 गुना 0.5 यानी 9.0 ग्राम। तो इतने ग्राम हो जाएगा हमारा 0.5 मोल में के अणु में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो 10th हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर के अणुओं की संख्या का प्रकलन कीजिए। अब हमें क्या निकालना है, अब हम निकालते हैं मोल से संख्या कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो हमें दिया गया कि जैसे 16 ग्राम में कितने सल्फर के अणु हैं, 18 ग्राम में कितने सल्फर के अणु हैं, ऐसे दिया जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, उसका मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सल्फर, जिसका फॉर्मूला है S8 का मोलर द्रव्यमान, का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एक सल्फर का हमारा होता है 32, तो 8 के लिए 8 से गुना, तो 8 की 2 से गुना, ये हो जाएगा 16 और ये आ जाएगा 256 ग्राम। मतलब 1 मोल जो होगा सल्फर का S8 अणुओं का, वो हमारा टोटल कितना होगा, 256 ग्राम, मतलब पूरी एक डेयरी। अब उसमें परमाणुओं की संख्या कैसे निकालते थे, वो कौन बताता था, एवोगैड्रो नंबर बताता था। तो हम ऐसे लिखेंगे कि 256 ग्राम सल्फर में सल्फर के अणुओं की संख्या, सल्फर के अणुओं की संख्या। देखिए 256 ग्राम का मतलब क्या है, 1 मोल है, मोलर द्रव्यमान का मतलब 1 मोल, मतलब 1 मोल उस ढेरी में 256 ग्राम तो टोटल उसका द्रव्यमान है। लेकिन उसमें अणु कितने होंगे, उस पूरी एक ढेरी में कितने होते थे, 6.022 गुणा 10 की घात 23।
मतलब देखिए, अगर एक पूरी ढेरी का द्रव्यमान है 256 ग्राम, तो 256 ग्राम की उस ढेरी में 256 ग्राम की उस ढेरी में कितने अणु हैं? तो 0.6.022 गुणा 10 की पावर 23। तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 1 ग्राम सल्फर में सल्फर के अणुओं की संख्या बराबर 6.022 गुणा 10 की घात 23 डिवाइड में क्या आ जाएगा? 256। अब ये आया हमारा कि इतने होंगे, यानी 1 ग्राम में इतने इतने अणु होंगे। तो हमें निकालना कितनों में है? 16 ग्राम में। तो हम लिखेंगे 16 ग्राम में 16 ग्राम सल्फर में सल्फर के परमाणुओं की संख्या बराबर 6.022 गुणा 10 की घात 23 डिवाइड में कितना था? 256। और 16 ग्राम के लिए 16 से क्या कर दिया? गुणा। सारे को सोल्व कीजिए। सोल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 3.76 गुणा 10 की पावर 22। इतने परमाणु होंगे, इतने अणु होंगे किसके? सल्फर के। कितने ग्राम में? 16 ग्राम सल्फर में। ठीक है, तो आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम आयन की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, आयन छोड़ दीजिए, पहले निकालते हैं एल्यूमिनियम के परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो हम लिखेंगे सेम वही है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? Al2 एल्यूमिनियम का हमारा हो जाएगा। एल्यूमिनियम हमारे कितना होता है? एल्यूमिनियम का यहाँ पर आपको दे भी रखा है, एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान है 27। तो ये हो जाएगा 27 गुणा में 2 प्लस ऑक्सीजन का हमारा होता है 16 और गुणा में हो जाएगा 3। इसकी 2 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा? ये 54 और ये हो जाएगा हमारा 48। तो ये हो जाएगा 8 और 4 12, मतलब 102 ग्राम। अब ये आ गया इसका मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि 102 ग्राम Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम के परमाणु की संख्या कितनी होती है? 6.022 10 की घात 23। ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं क्या कहता हूं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है हमारा एक, और उसका पूरा एक ढेर है। उसका एक ढेर है तो उसको क्या बोला जाएगा? 1 मोल। एक ढेर को 1 मोल मान के चलिए। तो उस 1 मोल में जितने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का द्रव्यमान होगा वो उसका मोलर द्रव्यमान कहलाया। मतलब उसका मोलर द्रव्यमान क्या बता रहा है? कि एक ढेरी में इतना उसका क्या है? द्रव्यमान है। तो उस एक ढेरी के द्रव्यमान में कितने एल्यूमिनियम है, पहले ये निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि इतने ग्राम उस ढेरी के एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम के परमाणुओं की संख्या वो बताता है, एवोगैड्रो नंबर इतनी होती है। मतलब उस ढेरी में जितने एल्यूमिनियम पड़े हैं वो आ गए। अब निकालते हैं, ये तो आया 102 ग्राम में, 102 ग्राम की ढेरी में 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 1 ग्राम Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम के परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी? 6.022 गुणा 10 की घात 23 और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 102। हमें निकालना कितने में है? इतने ग्राम में। तो क्या करेंगे अब? 0.051 ग्राम में एल्यूमिनियम के परमाणु की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 6.022 गुणा 10 की घात 23 बाय में क्या है? 102 और गुणा में आ जाएगा 0.051, क्योंकि इतने ग्राम में निकालना है तो इससे गुणा कर दिया। सारे को सोल्व करते हैं तो ये आएगा 3.011 गुणा 10 की घात 20। मतलब इतने एल्यूमिनियम के परमाणु होंगे। लेकिन हमें निकालना है एल्यूमिनियम के आयनों की संख्या। अब एक पूरे के पूरे इस एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम को अगर अलग निकालेंगे तो इसमें कितने पड़े हैं? Al2 पड़े हैं आयन। देखिए, एक के ऊपर था 3 पॉजिटिव चार्ज, तो 2 आयन पड़े हैं ऐसे ऐसे। मतलब पूरे एक में एक Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम के आयन कितने होंगे?
ये होंगे हमारे 2। तो इतने ग्राम में एल्यूमिनियम के आयन कितने हो जाएंगे? हम क्या कर देंगे, जो हमारा आंसर आया है उसकी गुणा कर देंगे हम किससे, 2 से। तो आ जाएगा 6.022 गुणा में 10⁻20, इतने आयन हमारे एल्यूमिनियम के होंगे। तो ये था बच्चों हमारे अभ्यास के प्रश्न के बारे में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।